हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक कुमार शर्मा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 2019 ईएससी का प्रीलिम्स का पेपर। तो हम ये लोग इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं आज, क्योंकि हमारा यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम है वो 1 नवंबर की डेट फिक्स है। तो उसी की सीरीज़ में हम लोग इस पेपर को ऐड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है ईएससी 2019 का पेपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर होली करेक्ट रिगार्डिंग ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट्स। इसमें कुछ इशू है, मैं थोड़ा ले लेता हूँ। रिगार्डिंग ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट्स यूजेबल इन कंक्रीट। ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग वेस्ट ब्रिक, करेक्ट बात है। एंड इट इज़ हैज़ अ डेंसिटी वेरिंग बिटवीन 1000 to 1200 किलोमीटर पर केजी पर मीटर क्यूब। तो ये जो है ये हमारा गलत है। ये 1000 से 1200 के बीच में नहीं होती, बल्कि 800 से 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में होती है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो जाती है गलत। सच एग्रीगेट इज़ यूजेबल इन कंक्रीट फॉर फाउंडेशन इन लाइट बिल्डिंग फ्लोरिंग एंड वॉकवेज, सही बात है। सच एग्रीगेट में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इन लाइट वेट रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ये भी सही बात है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि मैं इसमें कर लेता हूँ 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हैंडलिंग एयर एंड ट्रेन में एडमिक्सचर द बेनिफिशियल अमाउंट ऑफ एंट्रैप्ड एयर डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स लाइक टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्स एग्री एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट, सही बात है। वाटर सीमेंट रेशो ऑफ मिक्स, ये भी सही बात है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट पे मैं हमारे ख्याल से एंट्रैप्ड एयर या एंट्रेंड एयर जो है वो डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, ये भी सही बात है। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 1, 2 and 4। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is not correct with respect to fly ash as a part replacement of sand in the range of एक सेकेंड, मैं ज़रा इसका हाईलाइटर कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is not correct regarding with respect to fly ash as a part replacement of cement। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम सीमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं इन द रेंज ऑफ 15 to 30%। फ्लाई ऐश रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ इन इनिशियल पीरियड बट वंस द पोज़ोलानिक प्रोसेस सेट्स इन हायर स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड, ये सही, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे पोज़ोलानिक प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशियल पीरियड में जो है वो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, बट जैसे जैसे पोज़ोलानिक एक्शन स्टार्ट होता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करने लगती है। फ्लाई ऐश एज ए पार्ट रिप्लेसमेंट्स ऑफ सैंड को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे हम, सीमेंट को नहीं, सैंड को रिप्लेस कर रहे हैं। हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ इवन एट अर्ली एज। जी हाँ, अगर हम लोगों ने सीमेंट की जगह नहीं बल्कि सैंड की जगह हम लोगों ने फ्लाई ऐश को ऐड किया है तो वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि सीमेंट का कंटेंट तो सेम ही है। सैंड को हम लोगों ने रिप्लेस किया है। सैंड में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वॉइड रेशियो कम होता है और बाकी बहुत कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि अगर हम लोगों ने सैंड की जगह पर रिप्लेस किया तो स्ट्रेंथ इंक्रीजमेंट में हेल्पफुल रहता है। फ्लाई ऐश एज पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इज़ इकोनॉमिकल मेरे ख्याल से भी ये नहीं होगा, क्योंकि सैंड जो है वो हम लोग जो है कहीं पर भी मिल जाएगा हमें। मतलब सैंड जो है वो नेचुरल मटेरियल है, वो हमें मिल जाता है। बट जो फ्लाई ऐश है वो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। मतलब फ्लाई ऐश जो है वो आर्टिफिशियली मिलता है हमें, नेचुरल प्रोसेस से नहीं मिलता। उसे हम लोग एक कोल वगैरह के बर्निंग के बाद जो प्रोसेस बच जाता है उसमें उससे फ्लाई ऐश मिलता है हमें। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी,
सी इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which of the following statement is not correct with respect to properties of cement? Highly reactive pozzolana enhances the early age strength of composite cement. यहाँ पर सीमेंट की बात नहीं, यहाँ पे कंपोजिट सीमेंट की बात की जा रही है। यानी सीमेंट के अंदर हम लोगों ने कुछ और भी मिला रखा है और वो कंपोजिट सीमेंट है। उसमें अगर हम लोग पोज़ोलाना ऐड करते हैं तो वो अर्ली एज स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर देता है। सेकंड है हमारा पोज़ोलानिक एक्टिविटी रिफाइन स्पोर स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, रिफाइन करता है स्पोर स्ट्रक्चर जो है हमारा कंक्रीट का पोर स्ट्रक्चर जो है उसकी वॉइड वगैरह कम रिड्यूस कर देता है, तो पोर स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है। और डिक्रीजेस इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ नहीं होता बल्कि इंक्रीज़ हो जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं, यहाँ पर इंक्रीज़ आएगा। इंक्रीज़ आएगा यहाँ पर। As the expansion due to alkali silica reaction can be controlled by replacement of as high as 60% of OPC with high calcium pozzolana। बिल्कुल सही बात है। अब एल्कलाई सिलिका जो है रिएक्शन होती है और जैसे ही हम लोग उसमें पोज़ोलाना ऐड कर देते हैं तो वो एल्कलाई सिलिका रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से जो एक्सपेंशन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। सच हाई अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट सीमेंट रिजल्ट्स इन हायर एक्सीलरेटेड कार्बोनेशन डेप्थ कंपेयर टू प्योर यूज ऑफ ओपीसी। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या होता है, कार्बोनेशन डेप्थ क्या होती है? जैसे जैसे मतलब हम लोगों ने अगर पोज़ोलाना ऐड किया तो उसकी वॉइड रेशियो रिड्यूस हो जाएगी, तो उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी एंट्रेंस की पॉसिबिलिटी जो है एंट्रेंस पॉसिबिलिटी वो एनहेंस हो जाती है, यानी कि इंक्रीज़ कर जाती है। और उससे क्या होता है, इससे हमारा इसकी वजह से CO2 की वजह से जो हमारी टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कार्बोनेशन की वजह से, बट वो हम लोग मतलब वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो चांसेस हैं pH रिडक्शन हो जाती है और फिर उसके बाद जो है चांसेस ऑफ कोरोजन जो है, स्टील जो हम लोगों ने ऐड किया हुआ है वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। ऐसे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं बट कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं कार्बोनेशन की वजह से। तो चलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। यहाँ पे बात की गई है लेटर एज की। अब लेटर एज के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा C2S रिस्पॉन्सिबल होता है। C3S जो है वो हमारा अर्ली एज स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली एज स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्रीप स्ट्रेन ऑफ सीमेंट अटेन इट्स टर्मिनल वैल्यू बाई। क्रीप स्ट्रेन जो है वो नॉर्मली या IS कोड में भी अगर हम देखेंगे तो 5 ईयर्स के बाद जो है जो क्रीप की वजह से स्ट्रेन आती है, क्रीप स्ट्रेन जो है वो टर्मिनेट कर जाती है, टर्मिनेट्स एट 5 ईयर्स। मतलब इसके बाद अगर हम लोग को IV होगी मतलब 5 ईयर्स को हम लोगों ने टर्मिनेशन एज मान लिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IS कोड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल हेल्प इन रिड्यूसिंग सेग्रीगेशन इन कॉन्क्रीट? नॉट यूजिंग वाइब्रेटर टू स्प्रेड द कॉन्क्रीट, सही बात है। रिड्यूसिंग द कंटिन्यूड वाइब्रेशन, ये भी सही बात है। अगर हम वाइब्रेशन कर ही नहीं रहे तब भी सेग्रीगेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, या अगर हम लोगों ने वाइब्रेशन को रिड्यूस कर दिया है तब भी सेग्रीगेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इम्प्रूविंग द कोहेशन ऑफ लीन ड्राई मिक्स थ्रू एडिशन ऑफ फर्दर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर,
ये भी सही है, तो 1 2 3 इज़ द आंसर। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ 1 2 3। अगर हम लोगों ने कोहेशन को इम्प्रूव कर दिया मटेरियल कोर्स एग्रीगेट सीमेंट और बाकी चीज़ों के बीच में से, कोहेशन जो है यानी कि बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग अगर हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया तो सेग्रीगेशन के चांसेस, सेग्रीगेशन क्या होता है, अलग होना, मटेरियल्स कंपोनेंट्स का अलग होना, सेग्रीगेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ऑन एवरेज इन 125 mm स्लम्प द कंक्रीट में लूज अबाउट इन फर्स्ट आवर। अब ये क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो फर्स्ट आवर में नियरली 40% रिडक्शन जो होती है लूज़ करता है, जो स्लम्प जो है वो 40% लूज़ करता है। 40% ऑफ 125 इज इक्वल टू होता है 50 mm। 50 mm इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। परमेबिलिटी इन कंक्रीट इज स्टडीड टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग फॉर गार्डिंग अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। यानी कि जो परमेबिलिटी है कंक्रीट में वो हमारे किस चीज़ के लिए प्रोवाइड की जा सकती है, हम क्या क्या उसकी वजह से प्रोवाइड कर सकते हैं और किस चीज़ से हमें गार्ड करना है, वो उसको ध्यान में रखते हुए परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट हमारी डिसाइड की जाती है। द परमेबिलिटी द पेनिट्रेशन बाय मटेरियल इन अ सॉल्यूशन, यानी कि मटेरियल किसी एक सॉल्यूशन में मटेरियल्स का जो पेनिट्रेशन है में एडवर्सली अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सही बात है, अफेक्ट करता है हमारे ड्यूरेबिलिटी को, ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट होती है। मोर ओवर एग्रेसिव लिक्विड्स अटैक द कंक्रीट, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी यानी कंक्रीट की जो रेजिस्टिंग पावर है वो रिड्यूस कर जाती है, तो बेसिकली होता क्या है कि एग्रेसिव लिक्विड्स वगैरह हैं वो अटैक कर देते हैं कंक्रीट के ऊपर और उसकी वजह से क्रैक्स और बाकी डिफॉर्मेशंस आने लगती रहती हैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट द इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर विल रिजल्ट इन कोरोजन, यानी कि अगर हमारा मॉइस्चर और एयर हमारे कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं यानी घुस जाती हैं, तो उसमें से कोरोजन ऑफ स्टील जो है, कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोरोजन होगा तो इसके बाद जो है क्रैकिंग आएगी, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा क्योंकि स्टील रस्ट करेगा और फिर उसकी वजह से क्रैकिंग और स्पेलिंग हो जाती है कंक्रीट की। तो फर्स्ट पॉइंट भी बिल्कुल सही है और सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। द मॉइस्चर पेनिट्रेशन डिपेंड ऑन परमेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मॉइस्चर पेनिट्रेट करेगा। एंड इफ़ द कंक्रीट कैन बिकम सैचुरेटेड विद वाटर, यानी कि अगर कंक्रीट सैचुरेट कर जाएगा पानी से, यानी कि फुल हो जाएगा, अपनी जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स जितने भी हैं कंक्रीट के अंदर वो पानी से अगर भर जाते हैं, सैचुरेशन हो जाती है उसके अंदर विद वाटर, इट इज़ लेस वनरेबल टू फ्रॉस्ट सेक्शन। नहीं भाई, इट इज़ मोर वल्नरेबल टू फ्रॉस्ट सेक्शन। अब ये होता क्यों है? अगर हमारा जो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड किधर गया, ये रहा। ज़्यादा मॉइस्चर अगर एंटर करेगा तो जैसे ही ठंड बढ़ेगी या जैसे ही विंटर सीज़न आएगा तो फ्रॉस्ट के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, फ्रॉस्ट के चांसेस। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट में भी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, इसका आंसर यूपीएससी ने नहीं दिया लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ये, क्योंकि जब आप लोग फर्दर टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिलेगा इस तरीके से। ये एडवांस टेस्टिंग से ही जो हमारी इन सिटू कंक्रीट है, यानी कि कंक्रीट जो हम लोग पोर कर चुके हैं, बीम वगैरह बना चुके हैं और बाकी स्ट्रक्चर्स में कास्ट कर चुके हैं, उसकी जो है पॉइजन्स रेशियो निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो वी जो है पल्स वेलोसिटी टेस्ट से निकालते हैं हम लोग, वी जो है वो पल्स वेलोसिटी हो जाएगी, एन जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन इन हर्ट्स में, और एल इज डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसड्यूसर्स। अब इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर लेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया ट्रांसड्यूसर्स, ये बीम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफर, यहाँ से हम लोगों ने वो कर दी, पल्स वेलोसिटी को छोड़ा और यहाँ पर कितने सेकंड बाद हम लोगों ने वो उस पल्स को वेलोसिटी को मेज़र किया और कितनी उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज़ आया, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये
पल्स वेलोसिटी टेस्ट करते हैं, पल्स वेलोसिटी टेस्ट करते हैं और उससे हमें जो है ये वाला रिजल्ट जो है ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इन डीवाटर्ड केसन और कॉफर डैम्स। अब सबसे पहले इसने मेंशन किया डीवाटर्ड का, तो डीवाटर्ड से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें पानी का कोई चांसेस नहीं होगा। जब हम लोग इसको कास्ट करेंगे तब उस वक्त पानी आसपास नहीं होगा। तो ट्रेमी मेथड जो है वो अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे पानी अवेलेबल हो। प्लेसिंग इन बैग, यानी कि अगर हम लोग बैग्स में प्लेस करके और फिर उसको रख दें, ये वाला जो मेथड है ये भी हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर वाटर होता है। प्री पैक्ड कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट को हम लोगों ने प्री पैक करके और फिर डाल दिया, इसको भी हम लोग वहीं पर करते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है। फिर वाटर इज़ अवेलेबल, ये तीनों मेथड्स जो हैं हम लोग ये उस वक्त करते हैं। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा वो है इन द ड्राई प्रैक्टिस, यानी कि हम लोगों ने सूखे उसमें बाहर की तरफ ही, वाटर से बाहर ही हम लोग इसको बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसको प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट in kg per meter cube for a pre-specified strength of concrete using standard notation premised on free water cement ratio। अब ध्यान देने वाली बात यह है, फ्री वाटर सीमेंट रेशियो की बात कर रहा है। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है हमारा, वाटर सीमेंट रेशियो वो होता है हमारा वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय सीमेंट कंटेंट। अब अगर मिनिमम सीमेंट कंटेंट निकालना है तो सीमेंट कंटेंट को हम लोग इधर ले जाएंगे और वाटर सीमेंट रेशियो नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A bar specimen of 36 mm dia is subjected to a pull of 90 kN during a tension test. The extension on gauge length of 200 mm, यानी लेंथ इतनी है, डाया ये रहा जो है वो, और एक्सटेंशन आई है उतनी आई है, और चेंज इन डायमीटर, और अगर एक साइड एक्सटेंड कर रहा है तो दूसरी साइड रिड्यूस करेगा, यानी कि डायमीटर जो है इसमें रिडक्शन होगा। तो हमें निकालना पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो जो है, यानी म्यू से मैं उसे डिनोट करता हूँ, पॉइजन्स रेशियो जो है वो होता है माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस डी, या डी की जगह हम इसको लिख देते हैं डेल्टा डी, माइनस ऑफ डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। सो इसका जो आंसर आएगा वो हम लोग अगर हम पुट करेंगे माइनस ऑफ 0.0046 डिवाइडेड बाय डी है हमारा 36 mm डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा 0.089 और डिवाइडेड बाय आएगा 200। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा तकरीबन 0.287, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आंसर नंबर ए हो जाता है 0.287। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्टील रोड 15 मीटर लॉन्ग is at a temperature of 15 degree centigrade. The value of alpha is equal to 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade and E is equal to 200 giganewton per meter square. The temperature is raised to 65 degree centigrade. What is the free expansion? फ्री एक्सपेंशन की हम लोग अगर बात करें फ्री एक्सपेंशन तो हो जाता है हमारा L
अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा हमारा L 15 मीटर्स यानी कि 15,000 mm में। अल्फ़ा हो जाएगा हमारा 12 × 10⁻⁻6 और डेल्टा टी हो जाएगा हमारा 65 डिग्री टेम्परेचर तक रेज़ किया और इनिशियल टेम्परेचर था 15, तो 65 - 15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 9 mm। ठीक है, तो हमारा A और C तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। अब दूसरा सेकंड पार्ट क्या पूछा है, इफ़ द एक्सपेंशन ऑफ रोड इज़ फुल्ली प्रिवेंटेड। अब एक्सपेंशन को है वो फुल्ली प्रिवेंटेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस। टेम्परेचर स्ट्रेस जो होता है वो हमारा होता है E अल्फ़ा डेल्टा टी। तो इसको 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है हमारा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 12 × 10⁻⁻6 है ना, हाँ। और डेल्टा टी हमारा 65 - 15 दैट इज़ 50। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12 × 5 = 60, 60 दूनी 120 यानी कि 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाता है B 9 mm एंड 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। A bar of uniform rectangular section of area A is subjected to this वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हमारा सिग्मा बाई E 1 - 2 न्यू। तो सिग्मा हो जाएगा P/A, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1 - 2 न्यू। न्यू को हम लोगों ने यानी कि जो पॉइजन्स रेशियो है वो हम लोगों ने 1/m लिया है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 15th। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ओके, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन लॉन्गिट्यूडनल बार। ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 140 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर यानी MPa, और सेकंड है हमारा 70 MPa। इफ़ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज़ 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर द शियर स्ट्रेस ऑन दीज प्लेन्स विल बी। अब जो है वो नॉर्मल जो शियर स्ट्रेस होता है वो पूछा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमें दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला निकाल देंगे, लगा देंगे टाउ मैक्स इज इक्वल टू √अंडर सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये है हमारा 45 दिया हुआ इज इक्वल टू दिस, ये हमारा 140 - 70 इज 70, 70/2 इज़ 35, तो 35 का स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। तो जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा टाउ xy तकरीबन आएगा 28.3 के आसपास। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको मैं हाईलाइटर से मार्क कर देता हूँ। 28.3 28.27 के आसपास होगा कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर at a point are 120 MPa tensile and 60 MPa tensile. If the shear stress across these planes is 30 MPa, the principal stress will be linearly. तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। सिग्मा P1 / P2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस माइनस √अंडर सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। अंडर रूट में चल रहा है सब कुछ। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 यानी 120 + 60 180, 180/2 90
90 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 120 माइनस 60 60, 60 बाई 2 इज़ 30, रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस, और टाउ एक्स वाई भी हमारा 30 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 30√2 दैट इज इक्वल टू 90 प्लस माइनस 30√2 इज़ 1.4 एंड वैल्यू ये तकरीबन हो जाएगा 90 प्लस माइनस 42 के आसपास, ठीक है ना। तो 90 प्लस 42 इज़ 132 एंड 90 माइनस 42 इज़ 48, सो हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एट अ पॉइंट इन अ मटेरियल, मैं पेन ले लेता हूँ पहले तो, यस। At a point in a material, the stresses acting on the two planes at right angle are this: sigma z is equal to this, sigma y is equal to minus 200, sigma zy is minus 18. The maximum shear stress on this element. Maximum shear stress का हमें फॉर्मूला पता है टाउ मैक्स का, सिग्मा z माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ zy का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 120 माइनस 200 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 80 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 320 बाई 2 इज़ 160, तो ये हो जाएगा 160 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80√5 की वैल्यू होती है 2.23 एंड 8 टू 16 2, और यानी 160 के से ज़्यादा रहेगा, तो ये तकरीबन हो जाता है हमारा, और 20 ऐड करेंगे तो तकरीबन हमारा 180 के आसपास आएगा, यानी 179 इज द आंसर। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 179 MPa इज द आंसर। √5 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। √5 की वैल्यू होती है √2 इज़ 1.414, √3 इज़ 1.732, √5 इज़ इक्वल टू 2.234। इसको हम लोग 2.25 ले लेते हैं, इसको हम लोग 1.7 ले लेते हैं, और इसको हम लोग 1.4 ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। The principal stresses in the wall of a container are 40 meganewton per mm square and 80 meganewton per mm square. The normal makes an angle of 30 degree with the direction of maximum principal stress. यानी maximum principal stress से जो डायरेक्शन बन रही है वो ये है, ठीक है। The resultant stress in the plane will be nearly. अब resultant stress का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा r इज इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा t यानी टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सिग्मा नॉर्मल का स्क्वायर। अब सिग्मा नॉर्मल कितना होता है हमारा? वो होता है हमारा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स हमारा है मैक्सिमम वाला लेंगे 80 इंटू कॉस 30 हो जाता है हमारा √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, और फिर सिग्मा वाई हमारा हो जाएगा 40, और साइन 30 हो जाता है हमारा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। टाउ एक्स वाई हमें दिया नहीं हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 10, तकरीबन 70 हमारा आ गया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। बाकी मैं यहाँ करता हूँ। अब निकालना है हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी होता है हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 40 इज़ 40 cos 2 थीटा cos 60 होता है हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा 20। तो अब हमें निकालना रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900
और इसका हो जाएगा 400 यानी रूट अंडर 5300। ये तकरीबन हमारा 71 से 72 के बीच में आएगा, 72 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 72 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द चेंज इन शेयरिंग फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द बीम। शेयरिंग फोर्स का चेंज यानी कि डेल वी पूछ रहा है हमारे, यानी कि डेल वी पूछ रहा है। वी को मैं शेयर फोर्स डिनोट करता हूँ, ठीक है। बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी कि डिस्टेंस भी है हमारा डेल वी बाई डेल एक्स, तो वो होता है हमारा लोडिंग डायग्राम के भी के इक्वल। लोडिंग डायग्राम बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमारा शेयर फोर्स का जो चेंज है वो हमारा लोडिंग डायग्राम के इक्वल हो जाता है, और मोमेंट का जो चेंज है वो शेयर फोर्स डायग्राम के इक्वल हो जाता है। अगर ये हमारा यहाँ पे लिखा होता है तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द बीम इज इक्वल टू, तो ये आंसर हो जाता है हमारा, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफाई शेयर फ्लो। शेयर फ्लो की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वो होती है शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। शेयर स्ट्रेस का प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग विड्थ के साथ, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे, 21 हो गया, 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रोटेटिंग शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर। पावर का अगर हम लोगों ने फॉर्मूला देखें तो पावर होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है। टॉर्क इंटू ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 2 पाई एफ की वैल्यू 2 पाई एफ के इक्वल होता है ओमेगा। अब हमें पूछा है रोटेटिंग शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर, यानी कि पावर जो है वो कांस्टेंट है। वे बोला लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द शाफ्ट लोअर विल बी द टॉर्क। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना भाई, इधर से देखो ज़रा, तो टॉर्क जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द शाफ्ट लोअर विल बी, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ शाफ्ट लोअर विल बी द टॉर्क, पी इज़ द आंसर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारा टॉर्क जो है वो कम ज़रूरत पड़ेगी हमें टॉर्क की। हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द मैक्सिमम shear stress induced in a circular shaft of diameter 15 cm when the shaft transmits 150 kilowatt power at 180 rpm will be। तो पावर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टाउ मैक्स निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वो टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी। टॉर्क भी दिया नहीं हुआ, ठीक है ना, तभी तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 16T/πd³, ठीक है ना। टाउ मैक्स का फॉर्मूला होता है ये। टॉर्क निकालना है और पावर दी हुआ है, तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। तो ये हो जाता है, ओमेगा को जब हम लोग रेवोल्यूशन पर सेकेंड यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाता है हमारा 2πn/60, और टॉर्क साथ में आ जाएगा पावर इज इक्वल टू, तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 150 किलोवाट में लिखा हुआ है, 2πn हो जाता है हमारा 150/60 टॉर्क, ये हो जाएगा 3। तो टॉर्क जो है वो हमारा आ जाएगा 150/6 पाई, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा 25/पाई किलो न्यूटन मीटर। अब ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है क्योंकि यहाँ पे, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ले लिया, ठीक है। जो हमारा टॉर्क है वो किलोवाट में दिया हुआ है, तो जो हमारा पावर जो है वो किलोवाट में दिया हुआ है, तो हमारा जो टॉर्क आएगा वो किलो न्यूटन मीटर में आएगा। अगर वहीं जगह हमें पावर जो है वो वाट में दी होती तो जो टॉर्क आता वो न्यूटन मीटर में आता। यहाँ पर किलोवाट में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, मिस्टेक हो जाती है इनसे। अब निकालते हैं हम, टॉर्क हमारा निकल गया, टॉर्क को पुट कर देंगे तो ये जाएगा 16 × 25/पाई डी कितना है हमारा 25 किलो न्यूटन मीटर। सबसे पहले इसको न्यूटन में कर लेते हैं, इंटू 10⁶ पाई, एक पाई ये वाला हो गया और एक पाई ये हो गया, डी क्यूब, इसको भी एम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 150 का क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 10⁻³ इधर गया, 1.5 हो जाएगा, 1.5 का क्यूब 3.375। ये तकरीबन हमारा आंसर आना चाहिए, एक सेकेंड, कैलकुलेशन में ध्यान रखने वाली चीज़ें होंगी, तकरीबन हमारा 12 के आसपास आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। N/mm², ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, पाई स्क्वायर को आप लोग क्या से ले सकते हैं, इधर पेन चेंज कर लेता हूँ पहले, तो सबसे पहले किधर गया, हाँ, पाई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है 9.8914, ऐसे कुछ होती है। तो पाई स्क्वायर को आप लोग 10 ले सकते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखने वाली चीज़ें, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्लोजली coiled helical spring made of 10 mm diameter steel wire has 15 coils of 100 mm mean diameter. The spring is subjected to an axial load of 100 Newton. For modulus of rigidity of this, the stiffness of spring will be. अब स्टिफनेस की बात की गई है, स्टिफनेस यानी कि के हो जाती है हमारी P/डेल्टा, ठीक है ना। अब स्प्रिंग के केस में जो हमारा डेल्टा आता है वो आता है 64 P/r³ N/g⁴। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, एक P से ये गया, ठीक है। तो जो होगा वो हो जाएगा g⁴/64 r³ N। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.16 × 10⁴ इंटू डी। स्मॉल डी है यानी कि स्प्रिंग का जो वो है, स्प्रिंग का जो मटेरियल है, मटेरियल का जो डाया है वो लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁴/64 इंटू r³। r कितना हो जाएगा हमारा, ये जो बड़े वाला r है ये हो जाएगा जो कॉइल बनी है, कॉइल का जो डाया हो जाता है वो, यानी कि 100 जो है वो डाया है, तो रेडियस जो है वो हो जाएगा 50 का क्यूब इंटू n है हमारा 15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 3 4 15 5 64 68.16 24 का भी तकरीबन 6.8 के आसपास आना चाहिए, 6.8 Nm/mm। ये हो जाएगा हमारा स्टिफनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला शियर फोर्स डायग्राम। Shear force diagram of the beam is shown in figure. The total of vertically downward load on the beam. अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लोडिंग जो होती है वो होती है del V/del x या डेल्टा V/del x, डेल्टा x, ठीक है। V हो जाएगा हमारा शेयर फोर्स। तो हमने बोला है कि जो लोडिंग टोटल वर्टिकल लोड है वो कितना काम कर रहा है, तो जो हमारे शेयर फोर्स डायग्राम है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे लोडिंग का कि किस तरह से लोड एक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, और वो किस तरह से पॉजिटिव में काम कर रहे हैं, नेगेटिव में काम कर रहे हैं। बेसिकली होती वो लोडिंग है, उनका जो इम्पैक्ट आता है वो होता ही हमारे शीयर फोर्स डायग्राम। तो जो अगर हमें टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड लोड को निकालना है तो बेसिकली हम इस 800 को, इस 1200 को और इस 1000 को ऐड कर देंगे। तो जो ऐड करके आएगा वो आंसर आएगा 3800 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी इसके बारे में, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछता रहा है, तो आ सकता है, चांसेस हैं कि आ सकता है, आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए शेयर फोर्स ऑफ 15 किलोन्यूटन। बेस विड्थ हमारा है 250 mm, हाइट है 200 mm। द बीम इज प्लेस्ड विद इट्स बेस हॉरिजॉन्टल। द shear स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस विल बी नियरली। अब जो ये हमारा फिगर हो गया, ठीक है, यहाँ कहीं पर हमारी रहेगी न्यूट्रल एक्सिस। अब आप लोगों को पता होगा कि टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे जो होता है वो हमारा 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज होता है। ठीक है, तो 4/3 इंटू टाउ एवरेज जब हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 200 इंटू 250। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारा हो जाएगा 8/3 यानी कि 2.67। 2.7 इज़ द आंसर। मैं इसको इससे मार्क कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 2.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। A timber beam 100 mm wide and 150 mm long, 150 mm deep supports a UDL of 2 meters। यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है। ठीक है, 2 मीटर इसकी लेंथ है, UDL आ रखा है कुछ W। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर बीम है, 100 mm विड्थ, 150 mm डेप्थ। ठीक है, सेफ स्ट्रेसेस आर नॉट टू एक्सीड 28 MPa इन बेंडिंग एंड 2 MPa इन शेयर। द मिनिमम मैक्सिमम लोड जो है, हमें लोडिंग निकालनी है, लोडिंग कितना लग रहा है। तो फर्स्ट केस में हमारा जो बनेगा वो बेंडिंग से बनेगा। ठीक है ना, तो बेंडिंग में हमारा कितना होता है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू होता है m/m_max डिवाइडेड बाय I इंटू वाई। तो m_max कितना हो जाएगा, WL²/8, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो WL है हमारे 2 मीटर्स यानी कि 2000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। I हो जाता है हमारा BH3/12 यानी BT3/12 यानी कि 100 इंटू 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। और I हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डेप्थ बाय 2 यानी 150/2। और ये है किसके इक्वल, सिग्मा मैक्स में। सिग्मा मैक्स है हमारा 28 MPa। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा W की वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर सेकंड केस में हमारा बनेगा शेयर से। मैक्सिमम लोड पूछा है तो जो इनमें से मिनिमम वैल्यू आएगी वो लगा सकते हैं। यानी इस मतलब है कि मैक्सिमम लोड पूछा है कि वो फेल ना करे, कितना लोड वो ले पाए बेंडिंग और शेयर दोनों में। तो दोनों में से जो कम होगा उतना ही ले पाएगा, क्योंकि अगर दूसरे वाले को अगर हम लोग ले लेंगे, हायर वाले को ले लेंगे, तो वो किसी दूसरी चीज़ में फेल कर जाएगा। अगर हम लोगों ने बेंडिंग वाले की वैल्यू हायर आई, मान लो कुछ वैल्यू आई, ठीक है, और अगर हम लोग शेयर वाले को ले लिया तो शेयर में भी सेफ़ है और वो बेंडिंग में भी सेफ़ है। और बेंडिंग की वैल्यू अगर ज़्यादा आई और अगर हम लोगों ने बेंडिंग वाले को ही ले लिया तो वो शेयर में फेल कर जाएगा, बेंडिंग में फेलियर तक पहुंचने से पहले ही। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो ले लेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम लोड की। अब बोला है कि सेकंड केस जो बनेगा वो शेयर में बनेगा। शेयर, तो टाउ मैक्स निकालते हैं। टाउ मैक्स आप लोगों को पता है 4/3 होता है। सॉरी 4/3 तो सर्कुलर में होता है, ये रेक्टेंगुलर में 3/2 होता है। 3/2 ऑफ टाउ एवरेज यानी कि शेयर बाय 2। तो ये हो जाएगा WL/2, WL 2000/2
बाय बी डी, यानी कि बी इंटू एच, 100 इंटू 150। इससे भी निकालेंगे। टाउ मैक्स हमारा दिया हुआ है 2 MPa। इससे भी जो है डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और इनमें से जो उनसे भी मिनिमम वैल्यू होगी, ये W1, ये हो जाएगा हमारा W2, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ W1 और W2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब हम लोग निकालेंगे, आप लोग जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कौन आंसर मिल जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा। एक की वैल्यू 20 आ रही है और दूसरे की 20 से ज़्यादा आएगी, 24 या 28 के आसपास आएगी। तो जो हम लोग 20 है वो वैल्यू को अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि उस 20 के केस में 20 किलोमीटर पर मीटर का अगर हम लोग लोडिंग लगा रहे हैं तो वो बेंडिंग में भी सेफ़ रहेगा और वो शेयर में भी सेफ़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। 1.5 meter long column has circular cross section of 50 mm diameter. Consider Rankine formula with values of Fc is equal to 560 Newton per mm square, alpha is equal to 1/600 for pendant। एक मैं ज़रा पेन चेंज कर लूँ। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/600 for pendant, factor of safety is 3, Fc is equal to 560 Newton per mm square। If one of the column is fixed, if one end of the column is fixed, वन एंड जो है वो फिक्स है और अदर फ्री है, तो जो हमारी एल इफेक्टिव हो जाती है वो 2L हो जाएगी सीधा सीधा। ठीक है, द सेफ लोड विल बी, या तो हम इससे निकालें पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर, लेकिन उसके लिए हमें EI नहीं दिया हुआ। क्रिटिकल लोड जो सेफ लोड जो होती है होता है, या फिर दूसरा जो फॉर्मूला है वो है भी क्रिटिकल या फिर सेफ जाता है, वो हो जाता है FCA बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा FC कितना दिया हुआ है 560, एक एरिया कितना दिया हुआ है 50 mm डायमीटर, 5/4 इंटू 50 का स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी हुई है हमारी 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारा दिया है वो पिन एंड के लिए दिया हुआ, और जो हमें कॉलम है वो है फिक्स्ड, एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री। तो जो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है ना, ये देखो एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे एल इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर। तो ये एल इफेक्टिव जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एल है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 1/1600 इंटू लैम्डा, लैम्डा होता है हमारा एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम। लैम्डा हमें दिया हुआ है क्या, नहीं, तो एल इफेक्टिव हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1.5 का हो जाएगा 1500 mm डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, आर मिनिमम हो जाता है √I/A। एक सेकेंड, तो जब हमें आर मिनिमम जो है वो नहीं दिया होता उस टाइम हम लोग, क्योंकि ना हमें आई दिया हुआ है, आर मिनिमम होता कितना है, एक सेकेंड, आर मिनिमम होता है हमारा √I/A। ए तो हमें दिया हुआ है लेकिन आई नहीं दिया हुआ। अच्छा आई वैसे, अच्छा डायमीटर दिया हुआ ना, तो ये हो जाएगा 5/64 d⁴ बाय 5/4 d स्क्वायर, पाई है, सॉरी गलती हो, तो ये हो जाएगा हमारा d/4 के आसपास आ जाएगा, d/4 हो जाएगा, d/4।
दूसरे उससे कर देता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो किधर गया? हाँ, डी हमारा कितना है? 50 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पेन के साथ कुछ गड़बड़ी है चल रही है। हाँ, मिनिमम 50 mm, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 50/4, 50 इंटू 4। तो जब हम लोग इसको गड़बड़ी है ना, मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ी चल रही है। ओके, ये यार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 9906 न्यूटन। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A continuous beam with uniform flexural rigidity is shown in figure. The moment at B. अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है और मुझे नहीं लगता कि आपके आने के चांसेस हैं। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन ना ही आए, क्योंकि कैलकुलेशन का, हालांकि कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन जो है वो इजी है, बट टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। कंटिन्यूस बीम विद फ्लैक्सिबिलिटी शोन इन फिगर दिस मोमेंट एट बी पे हमें मोमेंट निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे एम बार ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट एट वे। सबसे पहले हम निकालेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। यहाँ से इसको पहले तो ये करो, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, मेंशन करता हुआ चलता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। तो एम बार ए बी तो हो जाएगा -PL/8। तो ये हो जाएगा -40 इंटू 4/8, तो ये हो जाएगा -20। फिर ऐसे ही एम बार बी ए प्लस PL/8, ये फिर 40 इंटू 4/8, तो ये हो जाएगा +20। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकल गई। अब सेकंड हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई और मेथड सूट करता हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे बी पे, बी एंड पे हमें निकालना है, तो सबसे पहले करेंगे BA BC, दूसरा एंड हिंज्ड एंड है तो 3EI/L, L इज़ 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3EI/6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0.75 EI और ये हो जाएगा 0.5 EI। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो हैं, ये पहले स्टिफनेस निकल गई, ये फिर रिलेटिव स्टिफनेस निकल गई, और ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकल गए, तो मैं बाकी इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंगली।
ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा यहाँ पर 0.6 और यहाँ पर 0.4, ठीक है ना। ये एंड हो जाएगा ए एंड, ये एंड हो जाएगा सी एंड, यहाँ है -20, ये +20, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। -20 ये हिंज्ड एंड है, ये मोमेंट लेगा नहीं, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे यहाँ से। +20 किया, 50% यहाँ पर गया, ठीक है, 50% अदर एंड पे ट्रांसफ़र हो गया। ये किया हमने बैलेंसिंग, और ये हुआ हमारा कैरी ओवर, ठीक है। तो यहाँ हो गया ज़ीरो, ये +30, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। अब करेंगे और एक्स्ट्रा बाद में और डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। 0.6 नेगेटिव साइन के साथ आएगा, -18, और ये 0.4, 30 का 0.4 निकालेंगे तो प्लस नहीं होगा, एक सेकेंड, ठीक है। ये भी माइनस साइन चेंज हो जाता है ना, -12, तो ये हो जाएगा हिंज्ड एंड ज़ीरो, ये हो जाएगा +12, ये -12, ये ज़ीरो। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 12। 12 इज़ द आंसर, ठीक है। अब मैंने रेड पेन ले लिया और रेड से इसको मार्क कर देता हूँ। kN/m। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अक्रॉस अ सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन के लिए 4/3 होता है भाई, याद रखने वाली चीज़ है। ये 3/2 हमारा हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है ना, और ये सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑन लोड कैरिंग 3 हिंज्ड आर्च। ओके, 3 हिंज्ड आर्च के बारे में बात कर रहा है, लोड है उसके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट चेक करना है हमें। नो स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन 3 हिंज्ड आर्च ड्यू टू टेम्परेचर चेंज अलोन, यानी कि टेम्परेचर में अगर हम लोग चेंज लाएंगे तो 3 हिंज्ड आर्च में स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, यानी कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस नहीं आएंगी। सही बात है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस 3 हिंज्ड आर्च में, यानी कि 3 हिंज्ड आर्च में टेम्परेचर स्ट्रेसेस नहीं आती। बट टेम्परेचर की वजह से जो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अब डिपेंडिंग करते हैं कि अगर हम लोग ने टेम्परेचर जो है वो राइज़ किया है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वो रिड्यूस कर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर हम लोग ने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। सही बात है, फर्स्ट सही, सेकंड सही है। देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ये गलत है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 2 ओनली। कंसिडर द फ्रेम एज शोन इन फिगर। HE दिस 200 न्यूटन का एक सिंगल लोड लगा हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन एट ए, यानी कि ए एट ई इस पॉइंट पे, यानी HE निकालना है हमें। तो भाई क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, ठीक है। तो HE इंटू 4 इज इक्वल टू 200 इंटू 4 + 4 8। तो HE जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा
400 किलो न्यूटन। अब इसमें दिक्कत ये थी, इस वाले क्वेश्चन में इसका आंसर यूपीएससी ने दिया नहीं है, तो इसमें दिक्कत ये थी कि इस पॉइंट के अबाउट भी निकल सकता है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर निकालते हम लोग तो वो हो जाता 800 किलो न्यूटन आंसर आता। 800 किलो न्यूटन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर तो इसका 400 किलो न्यूटन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लोड सिस्टम इन फ्रेम्स the load system in figure moves from left to right on a girder of span 10 meters. Okay, the maximum bending moment for the girder nearly. अब भाई साहब ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इसका आपको चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर भी 5 से 7 मिनट तो ये आराम से, बल्कि ज़्यादा भी, मेरे ख्याल से 10 मिनट तक भी ले जाता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें रिजल्टेंट लोड निकालेंगे। रिजल्टेंट लोड कितना हो जाएगा, 150 + 70 + 60 + 120, तो 120 + 60 180, 180 + 70 is 250 + 150 is 400 किलो न्यूटन। फिर इसके बाद निकालेंगे लोकेशन ऑफ लोड, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 70 × 0 + 150 × 1 + 60 × 1.5 + 120 × 2 डिवाइडेड बाय 400 टोटल लोड। ठीक है, 400 ही ना, तो ये जाएगा 0 150, 60 × 1.5 is 90 और 120 × 2 is 240 और ये भी 150 + 90 is 240, 240 + 240 is 480, 480 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर्स। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो आएगा वो हमारा बनाएगा, हम लोग ILD बनाएंगे। ILD के लिए रिजल्टेंट लोड की प्लेसमेंट करेंगे, मतलब हमें बेसिकली जो सपोर्ट रिएक्शन है ये निकालनी है। ये हो जाएगा मिड पॉइंट इसका 5 मीटर्स। अब इसका क्या करते हैं, इसका जो रिजल्टेंट है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, रिजल्टेंट जो है वो यहाँ कहीं लगेगा। ठीक है, और 150 किलो न्यूटन को हम लोग यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 150 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा 400 किलो न्यूटन। ठीक है ना, अब जो हमें निकालना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पेन चेंज करना पड़ेगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो निकलेगा इस पॉइंट के नीचे जहाँ लोड लग रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे जहाँ पर रिजल्टेंट और उसका वो कर रहा है। तो ये तो है हमारा 1 मीटर, ये टोटल हमारा है 0.2 मीटर, तो इतना जो है वो हो जाएगा हमारा 0.1 मीटर, और ये भी जो है ये भी हमारा आ जाएगा 0.1 मीटर। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, कुछ खिचपिच नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो इस सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया था। सपोर्ट थर्ड पॉइंट हमारा सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है ना, तो हम लोग ये हो गया हमारा सपोर्ट, इधर हो गया दूसरा सपोर्ट, ये हो गया मिड पॉइंट, और यहाँ कहीं पर लाई कर रहा है 400 किलो न्यूटन का लोड, क्योंकि हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला और उसकी लोकेशन निकाली, तो बाकी लोड्स को हम लोग ने इसमें रिजॉल्व कर दिया है, रिजल्टेंट में रिजॉल्व कर दिया है। ये हो जाएगा हमारा 0.1 मीटर और ये टोटल 5 मीटर्स, ये सेंटर है। ठीक है ना, तो इसको लिखा हमने R1, ये हो गया हमारा R2, मोमेंट ले लेंगे R1 के अबाउट, सो 400 × 4.9 इज इक्वल टू R2 × 10। ठीक है,
सो R2 जो आएगा वो होएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ 400 इंटू 4.9, सो 400 इंटू 5 करते तो 2000 हो जाता, और इंटू 0.1, सो ये तकरीबन हो जाएगा 1600 के आसपास। नहीं सॉरी 400 इंटू 4.9, एक सेकेंड मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 1960 सॉरी 1960 हो जाएगा ये हमारा, 1600 नहीं, ये हो जाएगा 1960 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 196 किलोमीटर। ठीक है, सो R1 निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा 400 माइनस 196 यानी कि 204 किलोमीटर। अब हम लोग चाहे तो किसी से भी निकाल सकते हैं, मोमेंट निकालनी है हमें एट 150 किलोमीटर लोड के नीचे, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम लोड के नीचे ही निकलेगा। ठीक है ना, तो हम लोग दूसरी साइड से निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा फिगर, यहाँ कहीं पर 120 है, ये 60 है, फिर ये 150 है, और फिर ये 70 है, यहाँ पर हमारा R2 है, और ये R1 है। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे हमें निकालना है। रेड पेन को ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें कहीं निकालना है, तो इसके अबाउट ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ठीक रहेगा। सो R2 इंटू ये 5 माइनस 0.1 इज़ 4.9 माइनस 70 इंटू 1 मीटर्स ना, 70 इंटू 1, R2 हमारा है 196 इंटू 4.9, एक सेकेंड, 960.4 हो जाएगा, 960.4। ठीक है, ये हो जाएगा 960.4 माइनस 70, ये जगह 890.4, तो आंसर हमारा 890.4 हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगी मैक्सिमम मोमेंट, 890 इज़ द आंसर। ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन या तो आप छोड़ सकते हैं या लास्ट में करेंगे बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के पेन ले लेता, पहले चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 2 wheel loads 80 kN and 200 kN respectively spaced 2 meters apart move on a girder of span 16 meters. Any wheel load can lead the other. The maximum negative shear force diagram at section 4 meters from left hand. यानी कि टोटल जो है वो हमारा है स्पैन 16 मीटर्स का, यहाँ कहीं पर होगा 4 मीटर्स। यहाँ पर हमें मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कितनी है वो पूछी है। ठीक है, वैसे निकालेंगे नहीं, इसको ILD से करेंगे। शेयर फोर्स का ILD जो है वो बना लेंगे हम लोग। तो जो हम लोग ILD बनाएंगे, अगर हम लोग लोड को प्लेसमेंट करनी है 4 मीटर पे हमें निकालना है, तो 4 मीटर के लिए जो हमारा ILD बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, उससे पीछे नेगेटिव, उससे आगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा 4/16 मीटर का स्पैन है। 4 मीटर पे हम लोग निकाल रहे हैं, बच जाएगा तुम्हारा 12/16। अब उसने पूछा मैक्सिमम नेगेटिव, पेन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव के लिए एक लोड तो जो है वो हम लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ बिल्कुल इस पॉइंट पे मैक्सिमम वाला रखेंगे ऑब्वियसली, और एक इसके पीछे रहेगा क्योंकि हमें मैक्सिमम नेगेटिव रखना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा वाला सबसे आगे रखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा। मैक्सिमम नेगेटिव पूछा ना उसने, और यहाँ 80 रखेंगे, तो इसको करेंगे
नेगेटिव ऑफ, क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है सब कुछ, 4/16 यानी कि 1/4 हो जाएगा इंटू 200 प्लस 2 मीटर पीछे, तो ये हो जाएगा 2/16 इंटू 80। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 1/4 50 इसका आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 8 10 ये हो जाएगा, तो -60 इज़ द आंसर। -60 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द मैक्सिमम पॉसिबल स्पैन फॉर ए केबल, ओके पेन चेंज करना पड़ेगा पहले तो। द मैक्सिमम पॉसिबल स्पैन फॉर ए केबल supported at end of same level, assuming it to be a parabolic profile, allowing a central dip of 1/10 of span with permissible stress of 150 Newton per mm square will be nearly। अब ये क्वेश्चन भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, लेंदी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे या आगे करेंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने मार्क कर लिया। टाइम क्यों वेस्ट करें, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है, अगर आप लोग बाकी क्वेश्चंस को करेंगे या इस क्वेश्चन के पीछे टाइम दे के बाकी 10 क्वेश्चन को छोड़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास टाइम बचता है लास्ट में और इस तरह के क्वेश्चन बचते हैं, तभी इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, अदरवाइज़ इस तरह के क्वेश्चन के चक्कर में आप इजी क्वेश्चन को ना छोड़ दें, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 37 जो है, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो 1 मिनट नहीं 10 सेकंड नहीं लगेंगे टिक लगाने में। क्वेश्चन नंबर 37, इसको पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से, मार्क नहीं करना, मार्क वही क्वेश्चन करना है जो कि मुझे लास्ट में करवाने दोबारा। अनस्टेबल वाइब्रेटरी मोशन ड्यू टू combined bending and torsion occur in flexible plate-like structure is called। ये उसने बोला है combined bending and torsion। combined bending और torsion के लिए जो oscillation प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है फ्लटर। फ्लटर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पिछले वाला क्वेश्चन करते हैं। 3 hinged arch has a span of 30 meters and a rise of 10 meters। The arch carries a UDL of 60 kN per meter square on the left span of its left end of its span। It also carries two concentrated load of 160 kN and 100 kN at 5 meters and 10 meter from the right end। The horizontal thrust will be nearly। अब ये भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, मैं इसका आपको फिगर बना देता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना।